हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टेट बोर्स थ्री पोस्टुलेट। उसके बाद हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे, दैट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। उसी तरह से हम लोग और एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द बोर्स एटम इन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो सबसे पहले हम लोग डिराइव कर रहे स्टेट कर रहे बोर्स थ्री पोस्टुलेट। तो बोर्स ने बहुत सिंपल थ्री पोस्टुलेट बनाए थे और वो एप्लीकेबल है सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। तो वन इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब क्या है, आप न्यूक्लियस के अंदर कितने भी प्रोटॉन रख सकते हो। आप न्यूक्लियस के अंदर कितने भी प्रोटॉन रख सकते हो। तो ये देखिए, मैंने ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर कितने भी प्रोटॉन रखे हैं। तो जेड रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, और ई जो रहता है चार्ज ऑफ वन सिंगल प्रोटॉन। लेकिन इस न्यूक्लियस के बाहर आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप कोई भी एटम ले सकते हो, हाइड्रोजन लो, हीलियम लो, लिथियम लो, बेरिलियम लो, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को देखो, ये न्यूक्लियस जो है ये सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट जाना चाहता है। लेकिन ये पुल के वजह से क्या होता है, हर बार वो बेंड हो रहा है। तो ये बेंड होने से क्या हो रही है, इसकी पाथ जो रहती है वो देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन से डिवेट हो जाती है, और इस तरह से ये एक सर्कुलर पाथ में चला जाता है, तो एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लेता है। तो हर बार उसकी पाथ डिवेट हो जाती है और इस तरह से ये ऑर्बिट में ट्रैप हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है स्ट्रेट, लेकिन बिकॉज ऑफ दी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पर उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है। तो टूवर्ड्स दी सेंटर, बिकॉज ऑफ दी सेंट्रीपिटल फोर्स हर बात उसकी पाथ उसकी डिवेट हो जाती है स्ट्रेट लाइन से। ये बेंड होते होते एक पूरा सर्कल बना लेता है। तो नील बोर जो फर्स्ट पोस्टुलेट में बताता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पोस्टुलेट नंबर वन में यहाँ पर आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ही फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसकी वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार, मतलब दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप ये फोर्स निकाल सकते हो, दैट इज जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये एक ही सिंगल फोर्स उस पर लगेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बार। अब नील बोर सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोस ऑर्बिट्स, यानी सर्टन ऑर्बिट्स भी रिवॉल्व कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी दिए गए। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, without radiating energy only in those orbits, only in those orbits, only in those orbit for which इसकी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा एम वी आर, एंड देट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। तो यहाँ पर एन क्या रहेगा, हमारा ऑर्बिट नंबर रहेगा 1 2 3 4 सो ऑन, और एच हमारा क्या रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आप जानते हो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होनी चाहिए, 1h/2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में तो उसकी एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए 2h/2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में तो 3h/2 पाई। तो इस तरह से नील बोर ने क्या किया हुआ है, ये सर्टन ऑर्बिट्स बनाए इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन खाली इन्हीं ऑर्बिट्स पे रह सकता है, तो इसको बोलेंगे R1 R2। तो खाली सर्टन ऑर्बिट्स में ही वो रह सकता है। इन ऑर्बिट्स को कहा गया है स्टेशनरी या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर रहता है या ये ट्रैक्स के अंदर रहता है तो वो बिना रेडिएटिंग एनर्जी रहता है, तो रिवॉल्व होता है लेकिन विदाउट गिविंग एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब देगा, जब वो हायर ऑर्बिट से लेके लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी, electron will radiate energy only when it jumps from higher orbit to lower orbit. So electron will radiate energy, electron will radiate energy, electron will radiate energy only when it jumps, only when it jumps, only when it jumps from higher orbit to lower orbit, from higher orbit
टू लोअर ऑर्बिट। तो वो नील बोर जो है वो थर्ड पोस्टुलेट में आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम में एक एनर्जी रेडिएट करेगा। वो उसी वक्त रेडिएट करेगा जब कोई हायर लेवल से, जब वो हायर लेवल एनर्जी में रहता है और वहाँ से जब लोअर लेवल एनर्जी में आएगा तो उसी वक्त ही वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब उसी वक्त ही एक सिंगल फोटोन वो देगा। तो जब वो एक एक जंप लेगा, जब वो सिंगल जंप लेगा तो एक आपको एक फोटोन रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी देगा जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा। तो हम लिखेंगे ई आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू एच इंटू एफ। एच को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और आप जानते हो कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, दैट इज 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। एफ जो रहेगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रहेगी। तो जो भी वो फोटोन इमिट करता है, यानी कि जो भी वो लाइट इमिट कर रही है करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब ये इन तीन पोस्टुलेट हमने डिराइव कर लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। तो देखिए नील बोर ने सेकेंड पोस्टुलेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिट बनाए, जैसे ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ट्रैक्स बनाए कि इन्हीं ट्रैक्स पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन की इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो सकती है उन ऑर्बिट के अंदर, राइट। तो इसके लिए हम बोर्स के टू पोस्टुलेट यूज करेंगे। तो देखिए आप अगर फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करते हो कि जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार, तो इससे आप डेफिनेटली आप इलेक्ट्रॉन के एक्सप्रेशन निकाल सकते हो वेलोसिटी के लिए, क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर वेरिएबल है, तो हमको ऐसा कोई एक्सप्रेशन चाहिए जो फ्री ऑफ वेरिएबल रहेगा। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर सेकेंड पोस्टुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या है कि हमको ये आर को एलिमिनेट करना होगा। तो अगर आप देखिए ये आर अगर यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, अगर आप इस आर को कैंसिल करते हो तो क्या रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रहेगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर कैंसिल हो गया, ये आर ऊपर चला गया, मतलब ये एम वी स्क्वायर आर बन गया। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लेते, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू नीचे अपॉन 2 पाई, और इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इन हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, यानी डिवाइडिंग 1/2। अगर आप इक्वेशन और 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो देखिए आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, एम वी स्क्वायर आर डिवाइड बाय एम वी आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये 2 पाई डिवाइड बाय एन एच आ जाएगा। तो ये पाई पाई आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया, एम आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर वी कैंसिल हो गया, आपका आर कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है जेड ई स्क्वायर अपॉन ये 2 और 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। इस तरह से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं फॉर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जाओगे तो आपको एन इक्वल टू 1 डालना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड ऑर्बिट में जा रहे हो तो एन इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट में जा रहे हो तो एन इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट में जा रहे हो तो एन इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप ई की वैल्यू डालते हो, अगर आप ई की वैल्यू डालते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालते हो, एच की वैल्यू डालते हो, तो आपको एक कांस्टेंट आंसर मिलेगा। देखिए ई की वैल्यू क्या है, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻, that is -12, राइट। एंड कूलम स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जी रहेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अगर आप देखोगे ये एच की वैल्यू, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
अब अगर इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करते हैं और टू को भी जो कांस्टेंट अगर हम उसको पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या है, जेड अपॉन एन बचेगा। और ये जब कांस्टेंट की वैल्यू आप डालोगे तो आंसर निकलेगा 2 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये एक्सप्रेशन यूज करके आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। अगर आप हाइड्रोजन के लिए कर रहे हो तो आपको Z=1 डालना पड़ेगा। अगर आप हीलियम के लिए कर रहे हो लेकिन हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो एक इट इज सिंगली आयोनाइज एटम है, अगर उसके हीलियम के अंदर बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आपका Z=2 आएगा, क्योंकि हीलियम के एटम के अंदर 2 प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। अगर आप लिथियम के लिए यूज़ कर रहे हो तो डबल ही आयोनाइज्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो आप देखिए ये Z का नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसी तरह से बेरिलियम के लिए 4 आएगा। तो आप कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या ना आप यहाँ पर ऑर्बिट नंबर डाल सकते हो। तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है कि इसमें इन्वर्सली आता है ऑर्बिट नंबर, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट आपका दूर जाएगा तो वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। राइट, अब हम चलते हैं थर्ड डेरिवेशन की तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बोर्स पोस्टुलेट यूज करके हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हमको रेडियस निकालना है। यानी कि मैंने आपको बताया था पोस्टुलेट नंबर 2 में नील बोर ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऑर्बिट बनाए थे कि इलेक्ट्रॉन खाली यही ऑर्बिट में स्टे कर सकता है। जैसे हम लेडर है, लेडर के ऊपर हम पैर रखते हैं तो खाली हम सर्टन लेडर्स के ऊपर ही हम पैर रख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर ट्रेन जाती है तो सर्टन ट्रैक्स के ऊपर ही ट्रेन जा सकती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसने ऑर्बिट बनाया कि इलेक्ट्रॉन खाली इन ऑर्बिट्स पे रह सकता है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो इन ऑर्बिट्स की साइज क्या रहेगी, मतलब इनकी रेडियस क्या रहेगी। जो फर्स्ट ऑर्बिट है आप रहेगा R1 रहेगा, अगर ये सेकेंड ऑर्बिट है तो ये आपका R2 रहेगा, अगर ये थर्ड ऑर्बिट है तो आपका R3 रहेगा। तो ऐसे ये जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स है आप उसके लिए एक्सप्रेशन निकालोगे। तो इसके लिए हम बोर्स के दोनों पोस्टुलेट यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट आपका क्या रहेगा, Z²/4πε0R² और सेकेंड पोस्टुलेट आपका रहेगा, ये P1 है, दैट इज फर्स्ट पोस्टुलेट। और अब सेकेंड पोस्टुलेट की तरफ आप जाएंगे तो mvr=nh/2π। तो दोनों पोस्टुलेट यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट से भी आपको r मिल रहा है, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर v वेरिएबल है। हमको ऐसा कोई एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसमें आपको सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। इससे भी आप r निकाल सकते हो, लेकिन v यहाँ पर वेरिएबल है। तो हम ऐसा कोई डेरिवेशन निकालना चाहते हैं जिसमें कि वेरिएबल ना रहे, सब चीज़ कांस्टेंट रहे। तो आप देखिए अगर इस पोस्टुलेट को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आर आर कट जाएगा, इधर आपको मिलेगा mv²r=ZE²/4πε0r²। अब क्या होता है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम डिवाइड करोगे तो हम हमारा आर यहाँ पर निकल जाएगा। राइट, सॉरी ये मैंने R² यहाँ पर डाला हुआ है, ये R² तो यहाँ पर कट जाता है। तो mv², ये R आपका कैंसिल हो जाएगा, mv²r रहेगा, दैट इज Z²/4πε0। अब क्या होता है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका r कट जाएगा, तो r रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग पोस्टुलेट नंबर 2 या स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 2, आप इस इक्वेशन को 2 बोलो और इसको आप 1 बोलो। तो स्क्वेयरिंग 2, अगर आप स्क्वेयर करते हो इक्वेशन 2 को तो आपका देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, हमारा यहाँ पर इक्वेशन हमारा बनेगा m²b²r²n²s²/4π²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। तो 3/1 विल गिव, व्हाट इज 3/1, यानी अगर आप 3 को डिवाइड करते हो 1 से तो 3/1 यानी कि आपका 3/1 क्या आएगा, m²b²r²/1। तो ये देखिए हमारा ये 1 रहेगा इक्वेशन mv²r, ये mv²r रहेगा और ये आपका रहेगा n² s² डिवाइडेड बाय
4 पाई स्क्वायर। हाँ, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ पर दिया गया है दैट इज Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर आपका रहेगा, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम लोग 3 और 1 को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Z² नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा और Z² नीचे आ जाएगा। तो एम एम कैंसिल हो गया, V² आपका कैंसिल हो गया, R यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका पाई कैंसिल हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ है वो R बचा हुआ है। तो आप देखिए अब ये एक्सप्रेशन हमारा कैसे दिखेगा। आप जब R के लिए आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो RN जो रहेगा आपका एप्सिलॉन नॉट N² अपॉन पाई M Z E²। तो ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, Z आपका वेरिएबल है। तो RN जो रहेगा, आप देखिए ये प्रोपोर्शनल है N² को, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। जैसे कि ये और एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ई की वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये सब कांस्टेंट टर्म है। तो जो बचे हुए है वो है सिर्फ हमारा N² और Z, ये वेरिएबल है। तो अगर आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को प्लग करते हो तो हमको आंसर जो मिलेगा वो हमारा रहेगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर इंटू N² अपॉन Z। अगर आप इसको एमस्ट्रॉम में लिखोगे तो ये 0.53 एमस्ट्रॉम बनेगा, क्योंकि 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 0.53 N² डिवाइड बाई Z। तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाल सकते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना चाहते हो तो N=1 डालो, सेकेंड ऑर्बिट के लिए N=2, थर्ड ऑर्बिट के लिए N=3, और Z क्या रहेगा, आप कौन से एटम के लिए कर रहे हैं। अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं तो हम लोग Z=1 डालेंगे। अगर हमने सिंगली आयनाइज हीलियम एटम के लिए किया हुआ है तो Z= यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम के लिए आप कर रहे हो डबल आयोनाइज के लिए तो ये Z=3 आएगा। बेरिलियम के लिए 4 आएगा। तो इस तरह से हम कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।